हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स सीरीज़ में। आज 5 मार्च है और लक्ष्य के इस चैनल पर हम डेली करंट अफेयर्स सीरीज़ के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। हालांकि अभी कुछ दिनों से कुछ डिस्टरबेंस होने के कारण हम डेली करंट अफेयर्स नहीं डाल पा रहे हैं, लेकिन आगे से अब हम ये कोशिश करेंगे कि डेली आपको करंट अफेयर्स सीरीज़ मिले। तो यह पूरा प्रयास रहेगा कि अब आज के बाद आपको डेली करंट अफेयर्स सीरीज़ ये उपलब्ध हो सके। तो आज 5 मार्च है और आज भी हम रोज़ की तरह ही 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। और इस वीडियो से संबंधित PDF फाइल के लिए आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो करना ना भूलें और शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आप जुड़ सके लक्ष्य के साथ और बढ़ सके अपने लक्ष्य की ओर। तो इसी के साथ चलते हैं पिछले वीडियो के अंत में पूछे गए प्रश्न पर। तो कल पिछले वीडियो के अंत में पूछा गया प्रश्न कुछ इस प्रकार था कि किस भारतीय राजनेता को सेरावीक वैश्विक ऊर्जा एवं पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो ऑप्शन नरेंद्र मोदी, पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमण, हरदीप सिंह पुरी। तो इसका आंसर होगा नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी को अभी सेरावीक वैश्विक ऊर्जा एवं पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो ये प्रश्न वीडियो के पिछले वीडियो के अंत में पूछा गया प्रश्न था और इसका उत्तर बहुत सभी लोगों ने बहुत अच्छा दिया है। नरेंद्र मोदी इसका उत्तर लगाया है, यानी कि आप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और पिछली वीडियोस में पूछे गए प्रश्नों को आपने अच्छे से पढ़ा है, याद किया है और उसको समझा है। तो इसी तरीके से हमारे चैनल पे अब मैथ्स की भी सीरीज़ शुरू हो चुकी है और जिस तरीके से आप करंट अफेयर्स को देखते हैं उसी तरीके से आप मैथ्स की आने वाली सीरीज़ को भी देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रतियोगी परीक्षाओं में उससे लाभ प्राप्त करेंगे और प्रश्नों के उत्तर किस तरीके से आसानी से दिए जा सकते हैं वो भी आप समझ पाएंगे। तो इसी के साथ चलते हैं आज के वीडियो के अपने पहले प्रश्न पर। तो पहला प्रश्न है हमारा कि ग्लोबल बायो इंडिया 2021 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया है। तो ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, डॉक्टर हर्षवर्धन, पीयूष गोयल। तो इसका आंसर होगा डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन ने अभी 1 मार्च 2021 को ग्लोबल बायो इंडिया 2021 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है और ये 3 दिवसीय कार्यक्रम है पूरा। और इसकी थीम जो रखी गई है वो थीम है ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स along with द टैगलाइन बायोसाइंस टू बायो इकोनॉमी, बायोसाइंस टू बायो इकोनॉमी। तो ये इसकी टैगलाइन है ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स along with द टैगलाइन बायोसाइंस टू बायो इकोनॉमी। तो ग्लोबल बायो इंडिया कार्यक्रम का आयोजन भारत को एक उभरते हुए इनोवेशन हब के रूप में वैश्विक स्तर पर जैव विनिर्माण यानी कि बायो टेक्नोलॉजी के एक हब के रूप में मान्यता प्राप्त करवाने का एक उद्देश्य है। और ये आत्मनिर्भर भारत पहल, इसके साथ बायो टेक इनोवेशन इकोसिस्टम के साथ साथ मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसको लाया गया है। इसी तरीके से बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारतीय अर्थव्यवस्था को एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाने का प्रयास है। और इसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो भारतीय अर्थव्यवस्था बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है और इसके साथ बायोटेक्नोलॉजी भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। और भारत सरकार 2025 तक 150 बिलियन अमेरिकी डॉलर का बायो इकोनॉमी के निर्माण की और अपनी प्रमुख भूमिका को निभा रहा है और उसे प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है। यानी कि 150 बिलियन अमेरिकी डॉलर की जो हमारी बायो इकोनॉमी होगी उसको वहां तक पहुंचाना है। उसका एक प्रमुख लक्ष्य भारत सरकार का ये रखा गया है। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अपने अगले और महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि लिंक्ड अपॉर्चुनिटी इंडेक्स 2021 के अनुसार कोविड-19 महामारी से किस देश की कामकाजी महिलाएं सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई हैं। तो ऑप्शन है भारत, जर्मनी, चीन, स्पेन। तो इसका आंसर होगा भारत। तो भारत में अभी जो लिंक्ड अपॉर्चुनिटी इंडेक्स 2021 जारी किया गया है तो इसमें इस रिपोर्ट में महिलाओं के अवसरों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस रिपोर्ट में किस पर ध्यान केंद्रित किया गया है? महिलाओं पर, उनके अवसरों पर, उनको जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं काम करने की या किसी भी तरीके के रोज़गार में आने की, तो उसके अवसरों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। और इस बात पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है इस रिपोर्ट में कि कोविड-19 महामारी के बीच भारत में जो कामकाजी महिलाएं हैं उनके लिए लिंग भेद किस तरह से कैरियर जो उनका एक आगे भविष्य है उसमें प्रगति या कामकाज के स्थल पर जो प्रगति है उसको धीमा
इसने किया है। और इसके साथ ही देखा जाए तो इस सूचकांक में यह भी बताया गया है कि कोविड-19 महामारी ने भारत की कामकाजी महिलाओं को अन्य जो दूसरे देश की कामकाजी महिलाएं हैं उसकी तुलना में सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है। और इस सूचकांक में यह भी कहा गया है कि भारत में कामकाजी महिलाएं समान वेतन और अवसर के लिए संघर्ष कर रही हैं, यानी कि महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा एक ही कार्य के लिए समान वेतन नहीं मिलता है और ना ही अवसर प्राप्त होते हैं जितना पुरुषों को प्राप्त होता है। तो यानी कि कुल मिला के इसमें 22% कामकाजी महिलाओं में से 5 में से 1 महिला अपने करियर में आगे बढ़ने के अवसरों से नाखुश है। और इन महिलाओं के अनुसार उनकी जो कंपनियां हैं वो पुरुषों के प्रति पक्षपाती हैं, यानी कि पुरुषों को ज़्यादा महत्व देती हैं, महिलाओं को नहीं देती हैं, जिसके कारण उनका आगे बढ़ने के जो अवसर हैं वो नहीं उनको मिल पाते हैं। तो इसके अलावा अगर देखा जाए तो 85% कामकाजी महिलाओं का ये दावा है कि वे भारत में वृद्धि या पदोन्नति से चूक गई हैं, यानी प्रमोशंस वगैरह से वो चूक जाती हैं, जबकि एशिया प्रशांत क्षेत्र में यह आंकड़ा मात्र 60% देखा जाता है, जबकि भारत में यह आंकड़ा महिलाओं का 85% देखा गया है। और इसके साथ ही इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत में 37% कामकाजी महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम अवसर मिलते हैं। इसके अलावा 37% महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम भुगतान भी प्रदान किया जाता है। तो कुल मिला के लिंक्ड अपॉर्चुनिटी इंडेक्स में लिंक्डइन के निष्कर्षों में आगे यह कहा गया है कि महिलाएं अब उन एम्प्लॉयर्स या नियोक्ताओं की तलाश करती हैं जो उनके साथ समान व्यवहार करें, और अन्य महिलाएं भी चाहती हैं कि उन्हें अपने कौशल के अनुरूप जो उनका एक स्किल है उसके अकॉर्डिंग उनको काम मिले। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने किस सूखाग्रस्त देश को मानवीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? तो ऑप्शन है सोमालिया, सूडान, मेडागास्कर, जोम्बांजिक। सोमालिया, सूडान, मेडागास्कर या जोम्बांजिक। तो इसका आंसर होगा मेडागास्कर इसका आंसर होगा। मेडागास्कर को भी भारत सरकार सूखाग्रस्त, अभी सूखा पड़ा हुआ है मेडागास्कर में, और वहाँ पर सागर दृष्टिकोण के तहत भारत की एक योजना है, सागर दृष्टिकोण है भारत का, एक योजना है क्या, सागर। इस योजना के अंतर्गत सूखाग्रस्त मेडागास्कर को मानवीय सहायता के रूप में हम एक सहायता पहुंचा रहे हैं, जो कि 1000 मीट्रिक टन चावल और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की 1 लाख गोलियां की खेप जो है वहां पे पहुंचाई जाएगी। किसकी? हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। और 1000 मीट्रिक टन चावल की जो खेप है वो कहाँ पहुंचाई जाएगी? मेडागास्कर में पहुंचाई जाएगी। तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का उपयोग मुख्यतः कोविड-19 महामारी से बचने के लिए किया जाता है, कोविड-19 वायरस से बचने के लिए किया जाता है। और ऐसा हमने देखा भी था कि भारत में बड़े पैमाने पर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का उपयोग भी किया जा रहा था। तो ये मानवीय सहायता भारतीय नौसेना के पोत जो जहाज होगा, हमारा शिप होगा, उसका नाम है जलाश्व। तो जलाश्व के द्वारा जो है डिलीवर किया जाएगा ये जो मानवीय सहायता है। और ये जहाज जो है 3 मार्च 2021 को भेजा गया है, और जिसमें खाद्य पदार्थ के साथ साथ चिकित्सीय सहायता भी होगी। तो ये 21 मार्च से 24 मार्च के बीच जो है एहाला मेडागास्कर के बंदरगाह पर पहुंच जाएगा। तो इसी के साथ देखा जाए तो भारत ने सितंबर 2018 में, इससे पहले भी मेडागास्कर को हमने मानवीय सहायता भेजी है, जो कि सितंबर 2018 में 1000 मीट्रिक टन चावल की खेप भेजी थी, और उसके साथ ही भारतीय नौसेना के पोत के माध्यम से मेडागास्कर तक जिसको पहुंचाया गया था। इसके अलावा देखा जाए तो मेडागास्कर में चक्रवात के बाद भारतीय सेना ने जनवरी 2020 में INS ऐरावत के द्वारा ऑपरेशन वेनिला चलाया था। ऑपरेशन वेनिला कब? जब मेडागास्कर में चक्रवात आया था, तो उसमें बचाव कार्य के लिए, सहायता कार्य के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन वेनिला चलाया था। और इसमें जो इस्तेमाल होने वाला हमारा युद्धपोत था, शिप था, वो कौन था? INS ऐरावत। INS ऐरावत का उपयोग किया गया था किसके लिए? ऑपरेशन वेनिला के लिए। और इसके अलावा देखा जाए तो बाद में INS शार्दुल अंतिसिराना बंदरगाह तक पहुंचा और मेडागास्कर में मानवीय सहायता के रूप में 600 टन चावल डिलीवर भी किया है। तो INS शार्दुल, INS ऐरावत और अभी वर्तमान में INS जलाश्व, ये वो जहाज हैं जो अभी मेडागास्कर के लिए मानवीय सहायता
कुछ तो लेके जा चुके हैं और जलाश्व अभी लेकर पहुंचेगा कहाँ, मेडागास्कर। तो मेडागास्कर हिंद महासागर में स्थित एक अफ्रीकी देश है और ये 1960 तक फ्रांस का उपनिवेश था और उसके बाद ये स्वतंत्र हुआ। इसकी राजधानी है अंतानानरिवो और प्रधानमंत्री हैं यूजीनी मेंगलाजा इसके प्रधानमंत्री। अगर इसकी लोकेशन यानी कि मेडागास्कर की लोकेशन अगर हम मानचित्र पर करें, मानचित्र के अध्ययन को लेकर करें, तो ये कुछ इस प्रकार हमें विश्व के मानचित्र पर मेडागास्कर दिखाई देता है। दोस्तों, तो ये मानचित्र है हमारे सामने और ये हमारा प्यारा देश भारत, जो कि हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित है और यही कारण है कि एक महासागर का नाम हमारे प्यारे देश भारत के नाम पर है, हिंद महासागर। तो दक्षिण में देखेंगे, हिंद महासागर में हम देखेंगे भारत के दक्षिण में, तो ये मेडागास्कर भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है और ये अफ्रीका महाद्वीप है, ये अफ्रीका महाद्वीप है और ये अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है जो कि एक द्वीपीय देश है। तो भारत से अभी जो सहायता पहुंचाई जाएगी वो भारत से मेडागास्कर की तरफ पहुंचाई जाएगी, जहां पर बड़े पैमाने पर सूखा पड़ा है और कोविड-19 महामारी के दौरान भी भारत ने यहाँ पर सहायता, मानवीय सहायता पहुँचाई है। तो ये किस महासागर में स्थित है, हिंद महासागर में स्थित है। और किस कॉन्टिनेंट का देश है, किस महाद्वीप का देश है, ये देश है अफ्रीका महाद्वीप का मेडागास्कर और ये द्वीपीय देश है। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। तो वीडियो का अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा कि विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है। विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन है 2 मार्च, 3 मार्च, 4 मार्च या 5 मार्च। तो इसका आंसर होगा 3 मार्च। 3 मार्च को प्रतिवर्ष, 3 मार्च को प्रतिवर्ष मनाया जाता है विश्व वन्यजीव दिवस। विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है, 3 मार्च को मनाया जाता है और इसकी घोषणा 20 सितंबर 2013 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। कब की थी, 2013 में इसकी घोषणा की गई और 2014 में इसका पहला संस्करण मनाया गया। पहला दिवस जो मनाया गया विश्व वन्यजीव दिवस वो 2014 में मनाया गया 3 मार्च को। इस दिवस को जंगली जीवों और वनस्पतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन 3 मार्च को 1973 में वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कन्वेंशन यानी कि साइट्स को अंगीकृत किया गया था। किसको अंगीकृत किया गया था, साइट्स को अंगीकृत किया गया था। कब किया गया था, 3 मार्च 1973 में किया गया था। कब किया गया था, 3 मार्च 1973 में किया गया था। किसको अंगीकृत किया गया था, साइट्स को। साइट्स एक ऐसा कन्वेंशन है, एक ऐसा सम्मेलन है जिसमें सदस्य देशों के बीच या विश्व के देशों के बीच समझौता है कि किसी भी तरीके से लुप्त प्राय जीवों या वनस्पतियों, जंतुओं या वनस्पतियों का व्यापार जो है एक दूसरे देशों में इलीगली नहीं किया जाएगा। उसका एक उचित कारण होगा और ऐसे ही उसका व्यापार नहीं किया जाएगा ताकि उन जीवों को, जो लुप्त प्राय जीव हैं, उनका संरक्षण किया जा सके। तो साइट्स एक महत्वपूर्ण कन्वेंशन है, एक सम्मेलन है जिसमें विलुप्त प्राय एंडेंजर्ड जो जीव हैं या क्रिटिकली एंडेंजर्ड जो जीव हैं, चाहे वो वनस्पति हो या जंतु हो, उनके व्यापार पर रोक लगाने का कार्य करता है या उससे संबंधित उनको रोकने से संबंधित कार्य साइट्स करता है। तो इसका स्थापना कब किया गया था, 3 मार्च में किया गया था 1973 में। तो उसी को चिन्हित करने के उद्देश्य से विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। और इस बार जो इसकी थीम रही है वो थीम रही है, क्या रही है, वन और आजीविका सतत लोग और ग्रह। वन और आजीविका सतत लोग और ग्रह विश्व वन्य जीव दिवस 2021 का विषय रहा है। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। तो दोस्तों वीडियो का अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने नाग नदी प्रदूषण नियंत्रण परियोजना को मंजूरी दी है। नाग नदी किस राज्य में बहती है, कौन सी नदी, नाग नदी किस राज्य में बहती है। देखिए दोस्तों, आजकल के जो प्रश्न बन रहे हैं हमारे एग्जाम्स में वो काफ़ी डीपेस्ट क्वेश्चंस बन रहे हैं और पहले की तरह जो स्टैटिक्स, नॉर्मल स्टैटिक्स हुआ करती थी कि जो हम ऊपर की चीज़ों को पढ़ लिया करते थे या बेसिक्स जो जीके होते थे जिसको हम रट लेते थे, उससे अलग प्रश्नों को बनाया जा रहा है। और अभी हाल ही हुए जो वन फॉरेस्ट गार्ड को लेकर जो प्रश्न बने हैं, जो एग्ज़ाम हुए हैं, उससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस प्रकार के प्रश्नों को हमारी परीक्षा में डाला जा रहा है। यानी कि हमें हर एक चीज़ की सटीक और उचित जानकारी, डिटेल जानकारी होनी चाहिए। तो यही मेरा उद्देश्य रहता है कि हर एक क्वेश्चन
से रिलेटेड जो डिटेल जानकारी हो मैं आपको एक्स्ट्रा में दूं। तो इसी तरीके से अगर देखा जाए तो नाग नदी, जो कि मुख्यतः बहुत से कम लोग जानते हैं कि नाग नाम की कोई नदी भी है, और भारत सरकार ने अभी नाग नदी प्रदूषण नियंत्रण परियोजना को शुरू किया है। तो ये नदी किस राज्य में है? तो ये नदी है आपका महाराष्ट्र राज्य में। महाराष्ट्र के नागपुर में ये नाग नदी बहती है। महाराष्ट्र में शहर है नागपुर, जिसके बारे में हम अच्छे से जानते हैं, और वहाँ पर बहती है नाग नदी। और वहाँ पर अशोधित मैले और पानी और औद्योगिक कचरे के उपचार के लिए भारत सरकार द्वारा नाग नदी प्रदूषण नियंत्रण परियोजना को अनुमोदित किया गया है, मंजूरी दी गई है। यानी कि जो गंदा पानी नाग नदी में गिरता है, या उसके अलावा जो वहाँ पे इंडस्ट्रियल कचरा है, वेस्ट है, जो नाग नदी में गिरता है, उसके उपचार के लिए भारत सरकार ने नाग नदी प्रदूषण नियंत्रण परियोजना को शुरू किया है। तो विश्व बैंक के अधिकारियों और अन्य हितधारकों के साथ बैठक के बाद नितिन गडकरी जी द्वारा, किसके द्वारा? नितिन गडकरी द्वारा, जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनके द्वारा नाग नदी प्रदूषण नियंत्रण परियोजना की घोषणा की गई है। परियोजना को राष्ट्रीय नदी संरक्षण राष्ट्रीय नदी संरक्षण के हिस्से के रूप में अनुमोदित किया गया, और इसे राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय द्वारा क्रियान्वित भी किया गया। राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय द्वारा क्रियान्वित भी किया गया। तो नाग नदी, यह नदी बाड़ी के पास लावा पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से? लावा पहाड़ियों से निकलती है, जो कि महाराष्ट्र में है, और यह कान्हा पेंच नदी प्रणाली का हिस्सा है। यानी कान्हा पेंच नाम की नदी है, उस रिवर सिस्टम का ये एक हिस्सा है, यानी कि एक ट्राइब्यूटरी है, एक सहायक नदी के रूप में है। कौन सी? नाग नदी, कान्हा पेंच नदी सिस्टम, रिवर सिस्टम का। इसके साथ ये महाराष्ट्र के नागपुर शहर से होकर बहती है। और इससे पहले देखा जाए तो नवंबर 2019 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय द्वारा नाग का कायाकल्प करने, यानी नाग नदी का कायाकल्प करने की मंजूरी प्रदान की गई थी। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि नाग नदी कहाँ है? महाराष्ट्र में है। और इससे संबंधित जो तथ्य है कि कहाँ से ये निकलती है, तो लावा पहाड़ियों से निकलती है, और इसको अभी प्रदूषण मुक्त करने के लिए नाग नदी प्रदूषण नियंत्रण परियोजना को मंजूरी, और इसकी घोषणा किसने की है? इसकी घोषणा की है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अगले और महत्वपूर्ण प्रश्न पर। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि लोकसभा और राज्यसभा टीवी का विलय किस टीवी में बदला गया? तो लोकसभा और राज्यसभा टीवी हम जानते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा टीवी दो टीवी हैं, जो कि हमारे उच्च सदन और निम्न सदन की कार्यवाहियों को हम तक पहुंचाते हैं, उसका प्रसारण करते हैं। लोकसभा टीवी लोकसभा के लिए, और राज्यसभा टीवी राज्यसभा से संबंधित जो भी कार्यक्रम हैं या वहाँ होने वाली जो कार्यवाहियाँ हैं उसको हम तक पहुँचाने का कार्य करते हैं। तो इन दोनों ही टीवी चैनलों को अब क्या कर दिया गया है? विलय कर दिया गया है, और इसको नाम दिया गया है, क्या नाम दिया गया है? संसद टीवी नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया? संसद टीवी नाम दिया गया, पार्लियामेंट टीवी नाम दिया गया है। यानी कि लोकसभा और राज्यसभा टीवी को एक चैनल में मिला दिया गया है, और अब इसे संसद टीवी के नाम से जाना जाता है। किस टीवी के नाम से जाना जाता है? दोनों को संसद टीवी के नाम से जाना जाता है। हालांकि इस विलय की परियोजना को 2019 में सूर्य प्रकाश की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति द्वारा प्रस्तावित किया गया था। यानी कि लोकसभा और राज्यसभा टीवी के विलय के लिए किस समिति का गठन किया गया था? सूर्य प्रकाश समिति का गठन किया गया था। इनकी अध्यक्षता में जो एक विशेषज्ञ समिति थी, उसने इन दोनों टीवी के विलय का सुझाव दिया था, जो कि 2019 में इसकी योजना बन गई थी। तो रवि कपूर को अभी 1 साल के लिए संसद टीवी का CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। तो संसद टीवी का CEO अभी कौन नियुक्त हुए हैं? रवि कपूर नियुक्त हुए हैं। और संसद टीवी सदनों की कार्यवाही के दौरान 2 अलग अलग चैनलों पर उच्च सदन और निम्न सदन की कार्यवाही का प्रसारण करेगा। उच्च सदन किसे बोलते हैं? उच्च सदन बोलते हैं राज्यसभा को, और निम्न सदन बोला जाता है आपके लोकसभा को। तो लोकसभा निम्न सदन है, और यानी कि निचला सदन, और ऊपरी सदन जो है यानी उच्च सदन है वो राज्यसभा है। तो इन दोनों ही सदनों की कार्यवाही को संसद टीवी 2 अलग अलग चैनलों पर प्रकाशित करेगी एक ही समय पर। इसी के साथ लोकसभा टीवी को 2006 में शुरू किया गया था।
लोकसभा के नाम से, और इसके बाद जबकि राज्यसभा टीवी को 2011 में शुरू किया गया था। उससे 5 साल बाद सबसे पहले लोकसभा टीवी शुरू किया गया जो कि 2006 में शुरू हुआ, और उसके 5 साल बाद जो शुरू किया गया वो 2011 में राज्यसभा टीवी को शुरू किया गया, यानी कि उच्च सदन के लिए जो टीवी शुरू किया गया, टीवी चैनल शुरू किया गया, और 2011 में, और निम्न सदन के लिए 2006 में लोकसभा टीवी शुरू किया गया था, लॉन्च किया गया था। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अगले और महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि डेजर्ट फ्लैग युद्धाभ्यास। भाई तो डेजर्ट फ्लैग युद्धाभ्यास जो है भारत की कौन सी सेना ने उसमें पहली बार भाग लिया है या लेगी, तो भाई कौन सा युद्धाभ्यास है? डेजर्ट फ्लैग युद्धाभ्यास है। तो ध्यान रखना है, डेजर्ट फ्लैग युद्धाभ्यास में भारत की वायुसेना जो है पहली बार इसमें हिस्सा लेगी। कौन लेगी? वायुसेना। और भारत की कोई भी सेना जो है पहली बार डेजर्ट फ्लैग युद्धाभ्यास में हिस्सा लेगी। किस युद्धाभ्यास में? डेजर्ट फ्लैग युद्धाभ्यास में। और ये युद्धाभ्यास कहाँ हो रहा है? UAE में हो रहा है, यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात के अल धफ्रा एयरबेस पर डेजर्ट फ्लैग 6 का युद्धाभ्यास किया जा रहा है। पहली बार भारतीय वायुसेना इस युद्धाभ्यास में हिस्सा लेगी। और डेजर्ट फ्लैग संयुक्त अरब अमीरात वायुसेना का एक वार्षिक युद्धाभ्यास है। UAE का एक वहाँ की जो वायुसेना है उसका एक वार्षिक युद्धाभ्यास है। तो इसी के साथ देखते हैं, तो इस युद्धाभ्यास में संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया और बहरीन की वायुसेना इस अभ्यास में भाग लेगी। किस किस की? UAE, USA, फ्रांस, सऊदी अरब, साउथ कोरिया और बहरीन की जो सेनाएं हैं वो इसमें, वायुसेनाएं हैं वो इसमें भाग लेगी। और भारत भी इसमें पहली बार शामिल होगा, भारत की वायुसेना भी इसमें पहली बार शामिल होगी। और डेजर्ट फ्लैग युद्धाभ्यास का आयोजन फारस की खाड़ी में 3 से 27 मार्च तक किया जाएगा, यानी कि अब ये शुरू हो चुका है और 27 मार्च तक डेजर्ट फ्लैग युद्धाभ्यास शुरू रहेगा, जो कि वायुसेनाओं के बीच में युद्धाभ्यास हो रहा है। और ये युद्धाभ्यास, इसी के साथ देखा जाए तो UAE और भारत के बीच में द्विपक्षीय हवाई अभ्यास भी होता है एक, जिसका नाम है डेजर्ट ईगल। डेजर्ट ईगल एक अलग युद्धाभ्यास है, डेजर्ट फ्लैग से अलग, डेजर्ट फ्लैग से अलग एक डेजर्ट ईगल युद्धाभ्यास है जो कि भारत और UAE के बीच में होता है। ये द्विपक्षीय, यानी कि यही 2 देश इसमें हिस्सा लेते हैं। अगर इसकी रणनीतिक स्थिति देखें या UAE की स्थिति देखें मानचित्र पर, तो वह कुछ भारत से पश्चिम दिशा में है, अरब सागर को पार करके है और अरब प्रायद्वीप का एक देश है। तो देखते हैं मानचित्र पर इसकी स्थिति। दोस्तों तो ये मानचित्र, और इस मानचित्र पर आप अपने देश, अपने प्यारे देश भारत को लोकेट कर पा रहे होंगे। लोकेट दिख रहा आपको, भारत हमारा यहाँ पे प्यारा देश दिखाई दे रहा है। और भारत के पश्चिम दिशा में, यानी कि भारत से पश्चिम में इधर की तरफ जाएंगे, पश्चिम में अरब सागर को पार करेंगे तो अरब प्रायद्वीप है। अरब प्रायद्वीप पर आने वाले जो प्रमुख कुछ देश हैं, सऊदी अरेबिया, ओमान, यमन, ये इसमें प्रमुख देश हैं। इसके अलावा अगर हम इसे थोड़ा और जूम करेंगे तो और जो इसमें महत्वपूर्ण देश है वो हमें स्पष्टता से दिखाई देने लगेंगे, जैसे कतर, बहरीन, ये इसके महत्वपूर्ण और देश हैं, बहरीन, कतर, कुवैत। और जो इसकी जो हमारे साथ अभी हम डेजर्ट फ्लैग युद्धाभ्यास कर रहे हैं वो यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ कर रहे हैं, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात के साथ कर रहे हैं। तो फारस की खाड़ी, यहाँ ये फारस की खाड़ी है और ये ओमान की खाड़ी है, और यहाँ पर है हॉर्मुज जल संधि। कौन सी जल संधि? हॉर्मुज जल संधि, जो कि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। एक महत्वपूर्ण रास्ता है हॉर्मुज जल संधि। तो फारस की खाड़ी में ये युद्धाभ्यास किया जाएगा। और इसके अलावा देखें तो अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। और प्रायद्वीप किसे कहा जाता है? वह जल स्थल, वह भूमि स्थल जो 3 ओर से जल से घिरा होता है। जैसे कि यदि आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ फारस की खाड़ी है, और इस प्रायद्वीप के दक्षिण की ओर लाल सागर है, यानी रेड सी है, अडन की खाड़ी है और फिर अरब सागर है। तो ये 3 ओर से यहाँ पे ऐसे ये जल से घिरा हुआ है प्रायद्वीप, और ये विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। और इसी पर ही यूनाइटेड अरब अमीरात और फारस की खाड़ी में डेजर्ट फ्लैग युद्धाभ्यास किया जाएगा, जिसमें कई महत्वपूर्ण देश हिस्सा लेंगे। और उसके साथ साथ भारत की वायुसेना भी इसमें पहली बार हिस्सा बनेगी। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। तो दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा कि भारत द्वारा मैरीटाइम भारत सम्मेलन 2021 के अवसर पर कौन सा दिवस मनाया गया? तो ऑप्शन है चाबहार दिवस, सागरमाला दिवस, सागर संपर्क दिवस या सितवे दिवस। तो इसका आंसर होगा सीधा सा चाबहार दिवस। तो अभी मैरीटाइम भारत सम्मेलन 2021 के अवसर पर वर्चुअली चाबहार दिवस के रूप में
मनाया गया, जो 4 मार्च को मैरीटाइम भारत सम्मेलन 2021 जो मनाया गया, इस अवसर पर चाबहार दिवस भी मनाया गया। और इस आयोजन में अफ़गानिस्तान, आर्मेनिया, ईरान, कजाकिस्तान, रूस और उज़्बेकिस्तान के मंत्रियों ने भाग लिया। तो यदि चाबहार बंदरगाह देखें तो चाबहार बंदरगाह ओमान की खाड़ी के तट पर स्थित है और ये भारत के लिए एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पाकिस्तान को अलग करके दरकिनार करके ईरान और अफ़गानिस्तान के साथ कनेक्टिविटी प्रदान करता है। और यह भारत, ईरान और अफ़गानिस्तान द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। और चाबहार ईरान का एक सबसे दक्षिणी शहर है, जहाँ पे शहीद बाहिस्ती बंदरगाह है, जो चाबहार बंदरगाह के रूप में भी जाना जाता है। यदि इसकी रणनीतिक स्थिति को मानचित्र पर समझने का प्रयास करें तो कैसे हम पाकिस्तान को दरकिनार कर ईरान और अफ़गानिस्तान के साथ कनेक्ट हो रहे हैं चाबहार बंदरगाह के माध्यम से, तो उसको मानचित्र के माध्यम से थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। तो चलते हैं मानचित्र की ओर। दोस्तों, तो फिर से इस मानचित्र पर हम आ गए हैं और भारत, जो कि हमारा एक प्यारा देश, भारत के पश्चिम में अगर हम चलेंगे तो ओमान की खाड़ी है। और ओमान की खाड़ी जो कि अभी हमने लोकेट किया था पिछले प्रश्न में, तो ये ओमान की खाड़ी गल्फ़ ऑफ ओमान है और यहाँ इसके तट पर है ये चाबहार, आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा अभी। तो ये है चाबहार बंदरगाह, यहाँ पर क्या है, चाबहार बंदरगाह यहाँ है। और इसी तरीके से देखा जाए तो एक ग्वादर बंदरगाह जो कि पाकिस्तान का इस एरिया में है, जो चीन ने डेवलप किया है अपने CPEC प्रोजेक्ट के तहत, यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक प्रोजेक्ट के तहत जो उसने विकसित किया है, वो यहाँ पर विकसित किया है। और उसके काउंटर में भी चाबहार बंदरगाह को देखा जाता है कि ये भारत ने एक काउंटर किया है चीन को चाबहार बंदरगाह में अपनी स्थिति को लाकर। यहाँ पर रणनीतिक स्थिति देखें तो पाकिस्तान को हम जो यहाँ पर दरकिनार करते हैं, पाकिस्तान को जिस तरह के दरकिनार करते हैं, यानी कि पहले भारत पाकिस्तान से लगातार एक रास्ता यहाँ पर मांगता रहता था कि हमें अफ़गानिस्तान या ईरान से व्यापार करने के लिए मार्ग दिया जाए, लेकिन पाकिस्तान जो है इसको हमेशा अनसुना करता था। हम अफ़गानिस्तान के साथ सीधे कनेक्ट नहीं हो पाते थे और ना ही ईरान या तुर्कमेनिस्तान जैसे मध्य एशियाई देशों के साथ कनेक्ट हो पाते थे। तो इस वजह से अब भारत ने एक नया रास्ता ढूंढ निकाला है कि भारत कांडला बंदरगाह के माध्यम से चाबहार बंदरगाह से जुड़ेगा और ईरान होते हुए अफ़गानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, मध्य एशिया और रूस तक पहुंचेगा। तो चाबहार की जो स्थिति है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बार फिर से कि गल्फ़ ऑफ ओमान, यानी कि ओमान की खाड़ी में स्थित, ओमान की खाड़ी के तट पर स्थित है। कहाँ, किस देश में? ईरान में है। और यहाँ से रोड के माध्यम से और रेलवे लाइन के माध्यम से अफ़गानिस्तान और ईरान को कनेक्ट करते हुए तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान यानी कि मध्य एशिया और कैस्पियन सागर तक भारत की पहुँच हो जाएगी और व्यापार को सुलभता भी होगी। इन देशों के साथ हम व्यापार फिर आसानी से कर पाएंगे। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। तो दोस्तों, वीडियो का अगला प्रश्न है कि भारत का पहला रेलवे स्टेशन जिसे इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल गोल्ड प्रमाणन प्रदान किया गया है, क्या प्रदान किया गया है? इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल गोल्ड प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। तो इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल गोल्ड प्रमाण प्रदान किया गया है। तो भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो वह है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल मुंबई, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल को IGBC यानी कि इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल गोल्ड प्रमाणन पत्र प्राप्त करने वाला ये भारत का पहला रेलवे स्टेशन बन गया है। और इसके साथ ही ये प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला ये पहला पश्चिमी डिवीज़न का रेलवे स्टेशन भी बन गया है, पहला पश्चिमी डिवीज़न का रेलवे स्टेशन भी बन गया है। तो इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल का गठन 2000 कब किया गया था? 2001 में किया गया था और इसे भारतीय उद्योग परिसंघ के एक हिस्से के रूप में शुरू किया गया था। तो इस प्रश्न को याद रखिएगा कि भारत का पहला रेलवे स्टेशन जिसे इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के लिए गोल्ड प्रमाणन प्रदान किया गया, वो कौन सा है? छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, जो कि मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने शैडो पैड से निपटने के लिए कदम उठाए। शैडो पैड क्या है? तो ऑप्शन है समुद्री चक्रवात, फसल का एक कीट,
मेलवेयर या आक्रामक घास? तो इसका आंसर होगा मेलवेयर। ये एक मेलवेयर है। भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम ने नवंबर 2020 में पावर सिस्टम कॉरपोरेशन लिमिटेड के नियंत्रण केंद्रों पर शैडो पैड मैलवेयर के खतरे के बारे में चेतावनी दी थी। किसके बारे में? शैडो पैड मैलवेयर खतरे के बारे में चेतावनी दी थी। तो मैलवेयर एक कंप्यूटर सर्वर या कंप्यूटर नेटवर्क को नुकसान पहुंचाने के लिए डिज़ाइन किया गया एक सॉफ्टवेयर होता है, यानी कि जिसे वायरस के रूप में भी जाना जाता है। मैलवेयर यानी कि एक कंप्यूटर या सर्वर या कंप्यूटर नेटवर्क को नुकसान पहुंचाने वाला एक के लिए डिज़ाइन किया गया एक सॉफ्टवेयर होता है। इसके अतिरिक्त देखा जाए तो कुछ ऐसे ही सॉफ्टवेयर काफ़ी फेमस रहे हैं, जिससे ट्रोजन हॉर्स, वर्मर्स, रैसमवेयर ये कुछ बहुत ही प्रसिद्ध मैलवेयर रहे हैं जिन्होंने विश्व भर में काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। ये कुछ ऐसे मैलवेयर रहे हैं जो काफ़ी प्रसिद्ध रहे हैं। तो अक्सर प्रश्न पूछ लिया जाता है ऐसे ही कि ट्रोजन हॉर्स क्या है, या बैमर्स क्या है, रैमसवेयर क्या है, या शैडो पैड क्या है, जो अभी सुर्खियों में बना हुआ है। तो ये क्या है? एक मैलवेयर है, यानी कि जो कंप्यूटर सर्वर या कंप्यूटर नेटवर्क को नुकसान पहुंचाने के वाला एक तरीके का सॉफ्टवेयर होता है। तो ये थे आज के हमारे 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो इसी के साथ चलते हैं आज की वीडियो के अंदर पूछे जाने वाले प्रश्न पर, जिसका उत्तर आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर देना होता है। आप जरूर दीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, कोशिश कीजिए, ताकि आप पिछले वीडियो से को रिलेट कर सकते हैं, इससे जोड़ सकते हैं। जैसे किस भारतीय पहलवान ने यूक्रेन के कीव में आयोजित आउटस्टैंडिंग यूक्रेनियन रेसलर और कोच मेमोरियल इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है? तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ऑप्शन है इसमें बजरंग पूनिया, सुशील कुमार, विनेश फोगाट या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मैं आप लोगों से अब कहना चाहूँगा कि वीडियो में ब्रेक नहीं होंगे अब, यानी कि अब वीडियो लगातार आपको मिलती रहेगी। बस कुछ कार्यों को करने के लिए या किसी तरीके की व्यस्तता आने की वजह से ऐसा हो रहा था। अब ऐसा नहीं होगा, डेली आपको जो है वीडियो उचित समय पर उपलब्ध हो जाया करेगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा अपने दोस्तों में, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए, ताकि आप जुड़ सके लक्ष्य के साथ। और इसी के साथ टेलीग्राम पर फॉलो करना ना भूलें इस वीडियो की PDF फाइल के लिए, और बढ़ सके अपने लक्ष्य की ओर। धन्यवाद।